नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस एक और बेहतरीन सी क्लास में। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के साथ करने के लिए पूरे तौर पर तत्पर हैं। हम लोग अपने उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर भारत के अंदर मौजूद जो हमारे अलग अलग डिफेंस एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप नेवी, एसएसआर या फिर आप दिखता है कि आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अग्निपथ स्कीम के तहत भारत की सेना में शामिल होना चाहते हैं। आप सभी के पेपर के अंदर करंट अफेयर्स यहां से बहुत सारे सवालों को पूछा जाता है और रोजाना सुबह 7 बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है और उसके अंदर हाल फिलहाल में जो घटित हुई आपकी घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको हम लोग अपनी इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 7 और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारी आज की भी ये क्लास होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर्स को हम लोग आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अब अपने दोस्तों को, साथियों को क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारी इस क्लास का ये जो लिंक है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर क्लास के अंदर आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन सी सुबह वाले दिन में, इस बेहतरीन से प्यारे वाले दिन में हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं सुबह के 7 बजे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। हर एक बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी आज की इस क्लास को करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हर बच्चे को बहुत सारे बेहतरीन बातों को जानने का इस क्लास से क्या मिलेगा बच्चों, मौका मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हमारी इस क्लास में। हम लोग जैसे आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि अलूरी सीताराम राजू, आप क्या देखते हैं कि अलूरी सीताराम राजू एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। और अगर आपने RRR मूवी देखी होगी, है ना, RRR मूवी जो आपने देखी होगी उसमें जो कैरेक्टर हैं वो अलूरी सीताराम राजू से ही इंस्पायर्ड है या फिर उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनको बनाया गया है कैरेक्टर को। अब आप यहां पर देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो अलूरी सीताराम राजू जी थे ये एक क्या थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्या करते हैं, जो मुख्य तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। ये कौन से राज्य से संबंधित थे ये आपसे पूछा जा रहा है ना। और हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी क्या है, तांबे की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलूरी सीताराम राजू की, जो हमारे भारत की स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी क्या की है, तांबे की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। ये कौन से राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका। अलूरी सीताराम राजू जी किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे, है ना। और आप देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते हैं और इनको वीर गति की प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए, और इनके तांबे की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है हाल फिलहाल में। अगला सवाल है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। आप देखते हैं कि भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, अब ये स्टार्टअप क्या होता है आप सभी को पता है कि कोई ऐसी कंपनी जो मुख्य तौर पर खोली गई हो किसी बेहतरीन आइडिया के साथ और उस आइडिया के जरिए क्या किया जा रहा है, दुनिया में या फिर देश में परिवर्तन लाने की कोशिश करी जा रही हो, उसी को स्टार्टअप कहा जाता है। कोई कंपनी भारत की सरकार के अनुसार 7 सालों तक स्टार्टअप कहलाती है। और आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या है कि हमारे किस सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यूनियन मिनिस्ट्री के कौन से भाग ने क्या किया है, हमारे राज्यों के अंदर स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को लॉन्च किया है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट, है ना, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो भारत का है, इसने मुख्य तौर पर क्या किया है, एक लिस्ट को लॉन्च किया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत की कौन से राज्यों में कितने कितने स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं और उनकी रैंकिंग किस प्रकार से है। तो केंद्रीय मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को जारी किया है, वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लिस्बन डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा हाल फिलहाल में, अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आप लोग देखते हैं कि लिस्बन डिक्लेरेशन, अब ये लिस्बन क्या है, पुर्तगाल आपने जरूर सुना होगा, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहां पर आप लोग देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का बैठना हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आप देखते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या फिर जो महासचिव थे वो भी बैठे हुए थे, है ना। तो इन सभी लोगों ने क्या किया कि हमें क्या करना होगा, इन लोगों ने एक नियम पर सिग्नेचर किया जिसे कहा जा रहा है लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन पुर्तगाल के
पुर्तगाल की राजधानी का नाम है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा पत्र, है ना, घोषणा पत्र। तो इन लोगों ने क्या घोषित किया है इसके अंदर ये घोषित किया गया है कि मुख्य तौर पर हमें क्या करना होगा, हमने ना दुनिया के अंदर जो पाया जाने वाला हमारा एक संसाधन है जिसे हम लोग समुद्र कहते हैं या फिर महासागर कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा क्या किया है, गलत तरीके से प्रयोग किया है और अब इसे हमें बचाने की जरूरत है। अब हमें इसे बचाने की जरूरत है। तो साल 2022 में आप देखते हैं कि लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ। इसके अंदर आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ दुनिया के और देशों के भी नेता बैठे और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब तक हमने समुद्र या फिर जो हमारे महासागर हैं उनका बहुत ज्यादा गलत तरीके से दुरुपयोग किया है और अब इसको संरक्षित या फिर सुरक्षित रखने की जरूरत है ना। तो लिस्बन डिक्लेरेशन या फिर लिस्बन घोषणा पत्र, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है वहां पर गठित हुआ। ये समुद्र को और उसके संरक्षण से संबंधित है, यानी कि महासागर और उससे संबंधित है। अगला सवाल है, बहुत ही विचित्र सवाल आपके लिए होने वाला है दोस्तों, ये है ना। आप देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा ये बहुत ही विचित्र आपके लिए होने वाला है। वो क्या है? विचित्र इस तरीके से है कि चींटियां आपने जरूर देखी होंगी। भाई चींटियों की चटनी बनाई जा रही है। आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक प्रकार की चटनी है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे काई चटनी के नाम से जाना जाता है। देखिए चींटियां जो होती हैं लाल लाल रंग की, आप देख पा रहे हैं, बुनकर चींटियां, है ना। बुनकर चींटियां मतलब जो एकदम लाल चटक लाल होती हैं और इन चींटियों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, पीसकर इस प्रकार की चटनी को बनाया जाता है। भारत में किस राज्य के अंदर आप देखते हैं कि ये काई चटनी है, ये बहुत लोकप्रिय भोजन के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है और ये काफी न्यूज में भी रही है हाल फिलहाल में, है ना, कि चींटी से चटनी को बनाया जा रहा है और इसको खाने के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन से राज्य से ये संबंधित है? बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन या फिर व्यंजन है? ऑप्शंस हैं आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। क्या लगता है दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर अपने आंसर को बताइए, है ना। जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको इसका सही ऑप्शन क्या है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे उड़ीसा राज्य के लोग हैं वो काई चटनी का बहुत क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जो चींटी से बनी होती है। अगला सवाल, हाल ही में आप देखते हैं कि रिसेंटली किस संस्थान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर कोविड-19 को संभालने के लिए अलग अलग प्रकार के आप लोग देखते हैं कि इंतजाम किए गए थे, अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी हमने मैनेजमेंट किया, इससे संबंधित जो हमारे डेटा था या जो भी जानकारी हमने कोविड-19 के मैनेजमेंट से संबंधित इकट्ठी की, इसको अभी हाल फिलहाल में किसने क्या किया है, जारी किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग ने कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर भारत की सरकार ने जिस तरीके के प्रबंध किए हैं उससे संबंधित सारी जानकारी को क्या किया है, आप देखते हैं कि उसको जारी किया है। कोविड-19 जब भारत में आया साल 2020 में, इसमें आपको दिखता है कि भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो अभी साल 2022 में आप देखते हैं कि भारत का जो नीति आयोग है, इसने कोविड-19 के प्रबंधन के, भारत सरकार ने इसको कैसे संभाला, कैसे हमने अपने मरीजों का इलाज कराया, इससे संबंधित जो भी हमारी जानकारी थी उसको रिलीज किया है ताकि और देश के लोग हैं वो भी क्या कर सकें, वो भी इसको देख सकें। तो नीति आयोग ने इसको किया है। और आपको बताएं कि नीति आयोग क्या करती है? नीति आयोग देश को चलाने की योजना बनाती है, प्लान करती है, और पहले इसको योजना आयोग ही कहा जाता था और आप देखते हैं कि साल 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, है ना। नीति आयोग का जो आप क्या देखते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक संस्थान या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुख्य तौर पर परीक्षा संगम इस नाम से अपना एक पोर्टल निकाला है। एक आप देखते हैं कि एक वेबसाइट पर एक ऑप्शन निकाला है जिसे परीक्षा संगम कहा जा रहा है। क्या है उस संस्थान का नाम? क्या यूजीसी ने किया है, क्या सीबीएसई ने किया है, क्या एनटीए ने किया है या फिर इग्नू ने किया है? हाल फिलहाल में ये जो परीक्षा संगम है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको शुरू किया गया है बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ई परीक्षा, मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं अ पोर्टल फॉर कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर सेक्शन 2022 के मुख्य तौर पर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार के हमारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं, तो सीबीएसई ने क्या किया है, इन एग्जाम के संबंध में जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें उसको लेकर एक अलग पोर्टल बना दिया, एक अलग जानकारी कि आप यहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, सीबीएसई के द्वारा कराए जाने वाले जो आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा संगम नाम से ये जो नया पोर्टल बनाया गया है, ये बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा, है ना। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसे कहा जाता है।
अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का ओबिस्कस यानी कि ऑर्डर बुक इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण करती है ना। आप इनमें से देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे ऑर्डर को ले रही हैं, कैसे उनकी इन्वेंट्री यानी कि सामान रखने की जगह है और कितनी उनकी क्षमता है, जितना वो सामान रखने की जगह है क्या उसको फुल पैक करते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं। भारत के अंदर वो कौन सी ऐसी संस्था है जो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं उनके ओबीक्यूएस का ध्यान रखती है, यानी कि ओबीक्यूएस मतलब ऑर्डर, उसके बाद आप देखते हैं कि बुक्स, इन्वेंट्रीज और उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये आपसे कहा जा रहा है। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इस प्रकार से ध्यान रखती है कि जो हमारे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो किस प्रकार से ऑर्डर्स को रख रही हैं, इन्वेंट्रीज उनके यहाँ पे कितनी उपस्थित हैं, बिजनेस का क्या मॉड्यूल है, इसको पूरे तौर पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। और आरबीआई 1935 में बना है और आरबीआई के जो आपको क्या दिखते हैं, गवर्नर दिखते हैं, इनका नाम है शशिकांत दास। क्या है दोस्तों? शशिकांत दास। अगला सवाल, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्य के 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया है? आप देखते हैं कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है या फिर आप इसे राज्य भी कह रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस इलाके के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी विधायक हैं ना, उनकी क्या की गई है, इन विधायकों की सैलरी को बढ़ाया गया है ना। और इन्होंने खुद ही कानून बनाकर क्या किया है, अपनी सैलरीज को बढ़ा लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि भैया महंगाई बढ़ गई है और हमें अपने खर्चों को भी संभालना होता है। तो भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है जहां पर आप लोग देखते हैं कि 66% से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी सैलरी को बढ़ा लिया है, यहाँ के विधायकों ने कानून बनाकर? कौन सा वो आपको राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिखता है? तो आप देखते हैं कि दिल्ली जो हमारा क्या है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा में मुख्य तौर पर जितने भी विधायक हैं इन सभी ने क्या किया है दोस्तों, कानून बनाकर अपनी जो सैलरी है उसको 66% के करीब बढ़ा दिया। यानी कि अब दिल्ली का जो एक विधायक है उनकी सैलरी लगभग 90,000 रुपये महीना आपको दिखेगी, 90,000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसे हम लोग बीबीबी को भी कहते हैं, को बदलने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दे दी गई है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो भारत के अंदर था, इसको बदलने के लिए एक नया निकाय या फिर आप देखते हैं कि एक नई संस्था को बनाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी संस्था होगी। तो इसको हम लोग कहेंगे वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। पहले इसका नाम था दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब इसका नाम परिवर्तित कर एक नई संस्था लाई गई है जिसे कहा जा रहा है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ए है ना, FSIB इसको कहा जा रहा है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आप देखते हैं कि किस राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना को शुरू किया है? कि भारत के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं या फिर जो हमारी नारियां हैं वो बड़े लेवल पर काम करती हैं। तो भारत के किस राज्य ने नारी को नमन नाम से नई योजना को शुरू किया है? तो भारत का जो आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, उसी ने क्या किया है बच्चों, आप देख रहे हैं कि राज्य के अंदर नारियों को सम्मान देने के लिए नारियों को नमन इस योजना को शुरू किया, जिसके तहत नारियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगला सवाल है कि उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे pokerbazi.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पोकरबाजी एक वेबसाइट है जहां पर जाकर लोग पोकर खेलते हैं। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक एक्टर हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको इस pokerbazi.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपके सामने ऑप्शंस हैं सलमान, उसके बाद है AR रहमान, उसके बाद आप लोग देखते हैं अक्षय कुमार, शाहिद कपूर या फिर विक्की कौशल। क्या लगता है दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन क्या है? आपको उसका आंसर प्रस्तुत करना है ना। ये रहमानी हो गया था, सही कर लेते हैं, बताइए दोस्तों, है ना। कि उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे pokerbazi.com का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है शाहिद कपूर। तो पोकरबाजी है ना, आप देख पा रहे हैं बच्चों, pokerbazi.com का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं शाहिद कपूर। अगला सवाल, गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, इस पुस्तक के संपादक का क्या नाम है? एक हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है जो गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? साल 1917 में आप देखते हैं कि भारत का जो हमारा चंपारण इलाका था, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो किसान थे ना, उनसे नील की खेती कराई जाती थी और इस नील की खेती की वजह से जो किसान के खेत थे वो पूरे तौर पर बंजर हो रहे थे और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ के जो किसान थे वो विरोध करते हैं और गांधी जी इनका क्या करते हैं, साथ देते हैं और गांधी जी के आ जाने से ये जो विरोध था वो सफल हो जाता है और अंग्रेज़ जो ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे उनको बंद करना पड़ता है।
इसी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित आप देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसी को एक पुस्तक में डाला गया है और उसको कहा जा रहा है द चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। ये इस बुक के संपादक या फिर एडिटर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके संपादक हैं सुरंजन दास। क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं गांधी एंड दी चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग्स। इसके जो आप देखते हैं कि जो संपादक हैं वो है सुरंजन दास। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश आपके साथ हम लोग करते हैं। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और भारत में ये अब तक के सबसे कम उम्र के भी हैं। कि भारत में आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, हर राज्य के अंदर आपको विधानसभा दिखती है और हर विधानसभा के अंदर आपको एक अध्यक्ष दिखते हैं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की विधानसभा में बहुत ही यंग व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इनकी आयु कितनी है? इनकी आयु है 45 ईयर्स। तो 45 साल की आयु में आप देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। और इनका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनका नाम है राहुल नार्वेकर। ठीक है दोस्तों, तो राहुल नार्वेकर जी आप देखते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा यंग आयु वाले विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सबसे कम आयु के अब तक के महाराष्ट्र के अंदर। अगला सवाल है कि कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम ने NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से किसे मिला है ना। आप देखते हैं कि कला के क्षेत्र में या फिर आर्ट के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम ने NRI वर्ल्ड समिट 2022 में जो अवार्ड है वो किससे सम्मानित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं वंदना शिव, सुनीता नारायण, मिशेल पूनावाला, चारुदत्त पांडे, या फिर आप देख पा रहे हैं कि रिधिमा पांडे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि आर्ट की जो आपकी फील्ड है उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो मिशेल पूनावाला हैं उनको क्या किया गया है, आप देखते हैं कि शिरोमणि पुरस्कार से के प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम NRI वर्ल्ड समिट 2022 में किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में शिरोमणि पुरस्कार मिला है, तो इनका नाम है मिशेल पूनावाला। और यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी बेहतरीन क्वेश्चंस को किया। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हमने आपके साथ किए हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे। अब आप लोगों से मुलाकात हमारी जो होगी वो कल होगी, सुबह 7 बजे होगी। आप लोग ज़रूर हमें बताएं क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी ज़रूर दें। आप लोग ज़रूर बताएं क्लास ख़त्म होने के बाद, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट के सेक्शन में कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर। और जो भी आप लिखेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम अपनी आगे वाली क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी ये क्लास रोज़ाना होती है, सुबह 7 बजे होती है। हमारा ये जो डाउटनेट डिफेंस चैनल है उस पर, और उसी के साथ साथ जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप ये से होते हुए देखते हैं। करेंगे आप लोगों से कल मुलाकात, होगा एक बेहतरीन सा टॉपिक। क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर आप लोग क्या करें, अपने सुझाव को दें और उसके आधार पर ही फिर हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस को ज़रूर करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।